सर मैं आज आपके साथ एक नया हेड स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मैं ना उसको थोड़ा सा अलग से कराना चाह रहा हूँ। अलग से समझ रहे हो, मतलब कि कुछ टॉपिक इसमें बड़े हैं, कुछ टॉपिक होते हैं जो किसी से रिलेटेड होते हैं। तो मैं इस हेड को एक साथ नहीं कराना चाह रहा हूँ। मैं इस हेड को कैसे कराना चाह रहा हूँ कि इसमें टॉपिक्स पकड़ लिया, समझ रहे हो, उस तरीके से। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए और हेडिंग डाल लो इनकम अंडर दी हेड अदर सोर्स। मेरे को आप बता दीजिए आपके टोटल हेड कितने हैं? 5। कौन कौन से बेटा? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल, अदर सोर्सेज, पीजीबीवी। क्या मैं कह सकता हूँ ये पांचों हेड के टोटल को क्या बोलते हैं हम? जीडीए, जीटीए, जीटीआई, ग्रैंड जीटीआई, टोटल इनकम, ग्रैंड टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम। अरे ठीक है ना, बेटे ऐसे मत करो, मेरा हार्ट का पेशेंट हूँ मैं। कितनी बार आ चुका? बेटे मेरे को आता नहीं है, दूसरे को दिला देता हूँ मैं। आप समझ कैसे रहे? हो गए आर्टिस्ट? हाँ हाँ, ठीक है। सो बेसिकली पांचों हेड के टोटल को बोला जाता था ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से क्या माइनस होती है? चैप्टर 6, चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 से माइनस करके क्या होता है? सेक्शन 80C to 80U। 80U। बिल्कुल, डिडक्शन माइनस होती है और आंसर आता है हमारा टोटल इनकम। मेरा आपसे सवाल, टैक्स किस पे निकलता है? टोटल इनकम। टोटल इनकम। मैं आपके साथ कहाँ पर हूँ आप ये समझिए। हम लोग अदर सोर्स में हैं और मैं अदर सोर्स में आपके साथ प्रिसाइसली अभी पहले एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा। और अदर सोर्स के अंदर क्या क्या आता है मेरे को वो बातें नहीं करनी। हम लोग आज जो बातें कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गिफ्ट की। ये सरप्राइज कहाँ है? मेरी तरफ से आप सबको गिफ्ट। गिफ्ट। ये गिफ्ट है हमारी तरफ से भी आपको गिफ्ट है। सर गिफ्ट, गिफ्ट भी टैक्स होता है सर? क्या बात कर रहे हो? गिफ्ट पे पैसा लगता है। यानी Yes, sir, आपने बताया कि था। अगर मैं आप सब बच्चों को गिफ्ट करूं तो उस पर टैक्स है क्या? नहीं है? हाँ? तो सबसे पहले तो ना ये समझ लो, लाइफ में जो गिफ्ट की बात करूंगा ना मैं हर लेवल पे गिफ्ट की बात कर लूंगा। आपकी शादी हो रही है उस पर आपको गिफ्ट मिल रहा है, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, मान लो राहुल जी आपकी एनिवर्सरी है, नहीं आएगी सर। 25th एनिवर्सरी। अरे रिलेटिव में क्यों जा रहे हो? हाँ आ जाएंगे उस पर। तो बेसिकली जिंदगी में बातें मत करना आपस में बच्चों, ठीक है? जिंदगी में कोई भी गिफ्ट है ना, मैं उसकी टैक्सेबिलिटी की बात करूंगा। तो क्या गिफ्ट इनकम होती है? बिल्कुल होती है सर जी। और हम इस सेक्शन के बारे में जो बात करेंगे वो है 56 to 10। ये गिफ्ट का सेक्शन है आपका, सेक्शन 56। आइए 2x 10, ठीक है। आइए, मैंने आपको अदर सोर्स का कोई चार्जिंग सेक्शन नहीं बताया, अदर सोर्स में क्यों टैक्सेबल होती है ये नहीं बताया। मैं सीधा सिर्फ और सिर्फ, आप टेक्निक कह सकते हो सर आपने अदर सोर्स शुरू ही नहीं कराया, तो आप सीधा कह सकते हो हम किसकी टैक्सेबिलिटी सीख रहे हैं? गिफ्ट की। समझ रहे हो? बस इतना बोल देता हूं, सर जी गिफ्ट इनकम होती है तो ये टैक्सेबल तो होगा। बस आप इतना बता दो ये कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड अदर सोर्स। अब ये कैसे होगा ये कहानी मैं आपको बताऊंगा। आइए तो लिखते हैं, मैं गिफ्ट्स के अंदर ही हूं। इफ एनी पर्सन receive any gift। सर जी गिफ्ट सिर्फ कैश में हो सकता है या काइंड में भी हो सकता है? काइंड में भी हो सकता है ज्वेलरी, गाड़ी, मोबाइल फोन, ये सब भी हो। सो इफ एनी पर्सन रिसीव्स एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन, and डाल रहा हूं बेटा, if any person receives any gift from any other person and
वैल्यू ऑफ गिफ्ट इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सारे बच्चों को प्रीवियस ईयर पता है ना क्या होता है? अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है? 22-23 चल रहा है। टेक्निकली फाइनेंशियल ईयर को ही प्रीवियस ईयर बोला जाता है। सो वैल्यू ऑफ गिफ्ट इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर exceeds 50,000 per annum. In such case, the entire value of gift will be taxable under the head, UH होता है under the head, under the head other source. इसमें बंदा रेजिडेंट है या इंडियन सिटीजन है वगैरह, नॉन रेजिडेंट है तो भी लगेगा उस पर। मुझे बताइए यहाँ तक आपको समझ आ गया? मेरा आपसे एक सवाल, सपोज करो आप सभी बच्चे मुझे 1,000 रुपए गिफ्ट कर दो। इधर कितने बच्चे बैठे हुए? लगभग कह सकता हूँ 20 बच्चा बैठा होगा। तो मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे बेटे? 20,000। आपको प्रैक्टिकली समझना है एग्जाम्पल को। यस सर। प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए बेटा लाइफ। हाँ समझना, आप दो ना, आप कर दो, हाँ? कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकली मतलब ऐसे पढ़ाऊँ, थ्योरेटिकली पढ़ाऊँ बस। प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड एनालिसिस नहीं होना चाहिए मतलब। करना प्रैक्टिकल। हाँ? गिफ्ट आप करोगे पर। नहीं, वो एग्जाम्पल तो मैं सेट करूँगा। हम नहीं कर सकते एग्जांपल। ठीक है। सो सपोज करो आपने 1,000 रुपए सब बच्चों ने मेरे को दिया। मेरे को बताइए मेरी टेबल पे यहाँ पे कितने रुपए आ जाएंगे? 20,000 रुपए। मेरा आपसे सवाल सुन लो एक बार, मेरा आपसे सवाल, क्या ये 20,000 है? ये टैक्सेबल है क्या? क्यों? 50,000 से कम नहीं होंगे टैक्सेबल। क्यों नहीं है? क्योंकि 50,000 से ऊपर नहीं है। अच्छा, अब मान लो जैसे मान लो मैं 5 बच्चों का नाम लिखता हूं, आपने मेरे को गिफ्ट करा। ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली करेंगे। कार्तिक ने मुझे गिफ्ट करा बेटा। कितने रुपए लिखूं कार्तिक? थोड़ा अच्छा अमाउंट बोलियो, ऐसे 1-2 रुपए मत बोलियो। 1 लाख ले लो सर। एक क्वेश्चन है हाँ जी। सर, 50 बच्चे तब भी रहेंगे तो भी आप कहाँ टैक्स ले पाओगे? 1000 सबसे ले रहे हो। हाँ 50 बच्चे। हाँ, वो तो बना दूंगा केस अभी। हाँ तो फिर तब भी कहाँ हाँ आएंगे वो? वो तो बनाऊंगा अभी केस अभी। यार तो समझ रहे? तो वो तो बनाऊंगा अभी। एक ही एग्जाम्पल में सारे केस कैसे घुसा दूंगा? ठीक है। मान लो कार्तिक ने मुझे कितने रुपए का गिफ्ट दिया बेटा? 20,000 का। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद मान लीजिए रिजवान ने मेरे को गिफ्ट दिया 20,000 रुपए का। क्या कुछ टैक्सेबल है? नहीं सर, अभी नहीं। उसके बाद मान लो दीपजोत ने, मैडम स्पेलिंग ठीक है आपके? दीपजोत ने गिफ्ट दिया 10,000 का। अब टैक्सेबल नहीं। नहीं यार, सील नहीं करा हुआ है। पूरे साल मैंने ये 3 गिफ्ट रिसीव करे। मेरा आपसे सवाल, मेरे लिए कोई टैक्सेबल? सर 50,000 से ज्यादा होगा ना? 50,000 थोड़ी होगा। तो फिर हुआ क्या बेटे? नॉन टैक्सेबल। मेरे को एक और बच्चे ने गिफ्ट दिया, आयुष ने। कह रहा सर 1 रुपया गिफ्ट करूंगा आपको। अब मुझे taxable हो बताइए जाएगा। मैं आयुष से ये लूं या ना लूं? सर अगर लोगे तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मैंने आयुष से ये 1 रुपया ले लिया ना, तो मैं इसको मना कर रहा हूँ, मुझे मत दे। कह रहे नहीं सर मैं तो गिफ्ट दूंगा। समझ रहे हो? तो मैं इसको मना कर रहा हूँ। क्यों मना कर रहा हूँ? क्योंकि मोमेंट ये 50,000 से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब कितना गिफ्ट हो गया बेटा? 50,000 50,000 एक। तो अगर ऐसा हो गया तो एंटायर 50,001 1 रुपया नहीं टैक्सेबल हो रहा कि 50,000 से ऊपर जो ले रहे हो सारा का सारा और 50,000 विल बी टैक्सेबल
अंडर दी हेड अदर सोर्स। मेरा आपसे सवाल, ये जो 50,000 की लिमिट है, ये ऐसे डोनर वाइज नहीं था कि तुम भी 50 दे सकते हो मुझे, तुम भी 50 दे सकते हो, सारे 50? नो सर, पर ये सिंगल पर्सन टाइप है ना, एक अगर आप पर्सन की लिमिट है। करो ना सिंगल पर्सन। ऐसा मत सोचिए कि आपसे 50 ले लूंगा, आपसे 50 ले लूंगा, सबसे 50 ले लूंगा। हाँ, एसएससी के एंगल से तो कह सकते हो तो बहुत ही कम लिमिट है। समझ रहे हो, 50,000 एक्सीड तो बड़ी आराम से हो सकता है। मेरे को बताइए पहले, आपको ये वाला केस समझ आया? हाउस प्रॉपर्टी में तो ऐसे ही था कि एसएससी वाइज चल रहा था, ठीक है। आइए, तो मैंने वैसे वो केसेस बना दिए हैं, ये वाला तो एक तो ये केस आपका बन गया। अच्छा, अगर मैं दूसरा केस बनाऊं, मान लो अगर ए ने बी को पहले 30,000 का गिफ्ट करा, अभी मैं कैश में ही हूँ, ठीक है, जिंदगी में बहुत डिटेल में जाने वाले हैं अभी हम लोग। और ए ने बी को एक और गिफ्ट कर दिया 22,000 का। मेरे को बता दीजिए टैक्सेबल कितना होगा? 22,000 नहीं 52,000 टोटल गिफ्ट कितने का मिला? 52 52। तो कितना टैक्सेबल होगा बेटा? 52। मेरा आपसे सवाल, अगर ये जो आखिरी वाला है जो बी के पास गया है, अगर ये इसको डी ने दिया होता तब भी हो जाता। सर अलग अलग लोग हैं ना सर, 50,000 की लिमिट हर बंदे के लिए है ना सर, एसएससी तो भी सही बोल रहा हूँ भाई साहब? मेन तो बी का है, बी को जैसे 50,000 से ऊपर हो गया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। मेरे को बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक पहले आपको? तो पहले आपको अब ये चीजें समझ आ गई कि हाँ सर वो ऐसे चल रहा है। आगे देखते हैं। सर जी जो सर, हाँ जी मैडम। सर अगर वो जो आपने आयुष से 1 रुपीज का गिफ्ट लिया, अगर ये आप मैम के अकाउंट में डलवा देते क्या तब भी डील हो जाता? नहीं होता मैडम, पर मैडम वो अकाउंट में सिर्फ 1 हाउस रुपया डलवाता प्रॉपर्टी तो केस अच्छा में नहीं होता होता ना। है। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ कर दो बेटा, ऑनलाइन कर दो। हाँ क्या कह रहे हो मैडम? मैडम वो प्लानिंग हो गई है, लेकिन आप समझिए, बिल्कुल आप कह रहे हो सर ऐसे तो सर मैंने प्लानिंग सीख ली। हाँ सीख ली, कितने रुपए बचा लिया आपने? समझ रहे हो, इतनी माइक्रो लेवल आप कितने लोगों के 50-50 हजार के अपने नाम पे ले रहे हैं, कितनों से कर लो? समझ रहे हो, वो छोटा सरकार देखती नहीं है वो सारी चीजें। लेकिन ये जो कैश मिलेगा वो थोड़ी ना शो करेंगे गवर्नमेंट। टेक्निकली कौन कर रहा होता है? मैं आज तेरे को 60,000 दे दूं तो गवर्नमेंट को बताएगा? समझ रहे हो, रूल तो बने हुए हैं पर ऐसा नहीं है। आइए, ये नोट कर लिया सब बच्चों ने? यस सर। सर आपको बताए गिफ्ट ना 3 तरीके के हो सकते हैं, आप बता सकते हो कौन कौन से? कैश फाइन, एक तो कैश, और तीसरा काइंड क्विंट, हाँ सर्विस। मूवेबल। मतलब तू गिफ्ट कैसे देगा? मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, मैं डांस करके दिखाऊंगा। फिर काइंड होगा। अच्छा, बट दिस इज नॉट गिफ्ट ब्रो, गिफ्ट हो जाएगा। एक गिफ्ट मत लेने चल रहा है तू, फ्री के चक्कर में मत आ। हैं? और क्या हो सकता है? कैश, काइंड और सर मूवेबल। डिजिटल। अदर्स चलो गुड, दिमाग तो अच्छा लगा तूने। तो डिजिटल को भी ना कैश बोला जाता है, समझ रहे? कैश हो गया, बैंक हो गया, ये हो गया। हाँ सर कोई सर्विस? पेपर सर कोई मनी। सर्विस? तो कैश क्या होता है? प्लास्टिक में नहीं। चेक इसी में ही आता है, कैश बैंक हो गया। हाँ जी क्या कह रहे हो मैडम, आप क्या कह रहे हो? कोई सर्विस? सर्विस हो सकती है गिफ्ट। हो तो सकती है सर, हो सकती है। फ्री करियो तो हो सकता है। जैसे आप फ्री में पढ़ा दो गिफ्ट। वो गिफ्ट है। हाँ हाँ गिफ्ट देना, गिफ्ट ये बच्चे दे रहे हैं अभी 1,000 रुपए गिफ्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली केस स्टडी बेस्ड एनालिसिस हो रहा है। शादी के लिए चल रहा है 1,000 रुपए। सर ने इतना पैसा इकट्ठा करा हुआ है ना, चंदा की जरूरत नहीं है सर को। सर पूरा जयपुर का 5 स्टार होटल पूरा बुक होगा। अपने अपने नाम लिख लेना, बट बच्चों जुड़े रहना बस यहाँ से एडू जंक्शन से। सर की शादी होगी ना सर, वैसे आपकी शादी में सब बच्चे आएंगे? ये सवाल ही, तो ये सवाल गलत है सर। शादी होगी कब? एनिवर्सरी और शादी में फर्क नहीं है कुछ। शादी एक ही बार होती है। हर साल दुख मनाना पड़ता है। बच्चे बहुत कम आए। वेरी गुड क्वेश्चन।
आप ही इसका आंसर दोगे थोड़ी देर में। हाँ सर ये थक गए हैं, सीए वाले तो थक गए, सीएस वाले भी मुझे लग रहा है कह रहे छुट्टी दे दो, पर मुझे सीएस का तो नहीं लगता, सीए वालों को दे सकते हैं ब्रेक। आएगा दोस्त, हाँ नहीं होता, पर ये सारी डिटेल बातें बताओ। 2:30 बजे वाली क्लास भी लेनी है मेरे को, ठीक है आ जाओ। तो सर गिफ्ट जो होता है या तो कैश में होता है, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, बेसिकली मैं काइंड को ही तोड़ रहा हूं, या फिर इमूवेबल। सर्विस को सरकार अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेरा आपसे सवाल, गिफ्ट की लिमिट कितने रुपए की है? 50,000 टोटल लेवल पर है, या इसकी 50,000 इसकी 50,000? यानी कि मैं 50,000 का गिफ्ट भी ले सकता हूँ, आपसे कैश ले सकता हूँ, 50,000 का मूवेबल कुछ ले सकता हूँ, मोबाइल ले लिया, 50,000 की प्रॉपर्टी। मैडम पीछे बातें मत करो, अलग अलग बिठाने वालों बस तुम चारों को, समझ रहे हो बेटे? कुछ समझ नहीं आएगा, समझ रहे? हाँ जी, आप मुझे बताइए 50,000 रुपए टोटल लिमिट है, या 50,000 कैश, 50,000 मूवेबल, 50,000 रिमूवेबल? टोटल पक्का से? यस। जसमीत जी टोटल, पीछे खुशी जी टोटल, आपका कोमल नाम है, खुशी टोटल नहीं नाम नाम टोटल तो शायद से नहीं होगा, कोमल राइम तो कर रहा है, कोमल टोटल। हाँ जी, अलग अलग है या है? तो बेटे आप सबका गलत जवाब, 50,000 कैश ले सकते हो, 50,000 मूवेबल ले सकते हो, 50,000 रिमूवेबल। सो आगे सुन लो बात को, मूवेबल में भी 2 कैटेगरी होती है बेटे। एक होता है फ्री गिफ्ट। सर ये क्या होता है फ्री गिफ्ट? बेटे मैंने आपको ज्वेलरी दी और मैंने आपसे कुछ भी पैसा नहीं लिया। सर प्रैक्टिकल अप्रोच चल रही है ना? हाँ प्रैक्टिकल, जैसे मैं मैडम को ज्वेलरी देता हूँ, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकल वैसे क्या देते थे? नहीं बच्चे, हम सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पढ़ाते सर आप हमसे 10,000 रुपए केस स्टडी हमको आती नहीं, ठीक है। और एक होता है फ्री गिफ्ट और एक होता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। सर ये क्या होता है सर? प्रॉपर्टी के बदले से 100 रुपए ले लिया। प्रॉपर्टी नहीं बोलूंगा मैं, जैसे देखो क्या होता है, लोगों को पता लग गया कि यार अगर मैं तुम्हें सीधा, जैसे मान लो गोल्ड दे रहा हूँ, ठीक है, आपका बर्थ कुछ भी है, मैंने आपको गोल्ड दिया 70,000 का, सरकार क्या कहती है, गोल्ड तो मूवेबल में आ जाएगा, और क्योंकि ये जैसी 50,000 से ऊपर हुआ तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा टैक्सेबल। तो मैंने क्या करा, मैंने तुम्हें 70,000 का गोल्ड दिया और मैं तुमसे 10 रुपए ले लिया, मैंने कहा मैंने बेचा है जिसको। बार्टर कहाँ से हो गया? बार्टर कहाँ हो गया भाई? रेंट हो गया ना। रेंट हो गया, सर ये छत से गिर गया था, क्योंकि छत से गिरा था सर के टंकी में मुंह के बल गिरा था जाके। नाश्ता नहीं किया? बार्टर और ये कहाँ से बोल रहे हो? सिंपल सी बात है, सुन लो एक बार बात को। मैं आप सब बच्चों को 70,000 रुपए का गोल्ड दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 70,000 रुपए का अगर आपको गोल्ड मिल रहा है, आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? कैश में आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, मूवेबल में आ रहे हो, फ्री गिफ्ट या इनएडिक्वेट? फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट होता है मैं आपसे कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है जी, फ्री गिफ्ट। मैं आप सब बच्चों को 70,000 दे रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त ये है आप मुझे 10,000 देंगे। कितने बच्चे रेडी हैं इस डील के लिए? पहले दो हाथ तक नहीं खड़ा करोगे जब तब तक। हाँ मैं आपको 70,000 का गोल्ड दे रहा हूँ, आपसे 10,000 लूंगा, कितने बच्चे रेडी हैं? ये बच्चों को बिल्कुल 1% भी उम्मीद नहीं है मुझसे। हाँ हाँ निखिल ऑनलाइन रेस हैंड कर रहा है। सारे बच्चे रेडी हो आप? नहीं हो रेडी? भरोसा ही नहीं आ रहा आपको, ठीक है। अब मैं आपका भरोसा तोड़ नहीं सकता, नहीं दे रहा बेटा, जाओ।
ठीक है, आप मुझे बताइए, मैं आपको 70,000 का गिफ्ट दे रहा हूँ, आपसे 10,000 ले रहा हूँ, आप मुझे बताइए आप रेडी हो गए नहीं हो गए प्रैक्टिकली? हो गए ना? मेरा आपसे सवाल है, कितने रुपए का गिफ्ट मिला आपको? 60,000। तो वो टेक्निकली लोग ना ऐसे दिखा रहे थे कि जी मैं तो 70,000 का गोल्ड इनसे 10,000 में मैंने तो बेचा है, बिकॉज अगर वो फ्री में देंगे तो वो तो फंस रहे हैं, लॉ बना हुआ है। तो सरकार ने बोला इनएडिक्वेट भी नहीं चलेगा। अगर मान लो मैं इसको एज इट इज गिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी बात करूँ यहाँ जो बैठा, ठीक है, ठीक है, अगर ये मैं एज इट इज दे रहा हूँ तो फ्री गिफ्ट है, और अगर मैं ये रिंग देके 5,000 ले रहा हूँ, कुछ भी प्राइस ले रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है मेरा? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट भी तो गिफ्ट ही है ना, जो फ्री का कंपोनेंट बन गया वो गिफ्ट ही है ना आपका। तो अभी केस बनाएंगे, हम देखते हैं। मेरा सवाल ये था, मैं आपको ये क्यों बोल रहा था, 50,000 टोटल है या 50,000 का फ्री गिफ्ट, 50,000 इनएडिक्वेट? टोटल टोटल या 50, यानी कि मैं ये बोल रहा हूँ 50 कैश, 50 फ्री गिफ्ट, 50 इनएडिक्वेट, या 50 कैश 50 मूवेबल, 50 मूवेबल, या अलग अलग? यस सर, अलग अलग है। टोटल नहीं है बेटा, इसमें भी आपका अलग अलग। तो बढ़िया है सर, सरकार तो बहुत अच्छी है। अब जरा एक बार इमूवेबल पर आता हूँ। इमूवेबल के अंदर भी दो कैटेगरीज होती हैं बेटे, एक होता है फ्री गिफ्ट। अगला सवाल क्या होगा आपको पता है मेरा? तो बता दो फिर, अलग अलग या टोटल? ये ध्यान रखें, जो भी आपको लग रहा होता है वो गलत होता है। हमें लगी नहीं रहा कुछ। सर इसमें टोटल मिला के होगा सर, तो बेटा टोटल होगा सर। टोटल होगा, यहाँ भी गलत जवाब बेटा, नो सर, अलग अलग ही है। तो ये है 50,000, बट यहाँ पर एक चेंज क्या है, 50,000 पर प्रॉपर्टी है सर। ये आप क्या लिखवा रहे हो सर? अभी बेटा सारा समराइज हो जाएगा, मैं पुराने केसेस पे सब पे जाऊंगा अभी, ठीक है जी। और यहाँ पर भी 50,000 पर प्रॉपर्टी। सर ये आप क्या बोल रहे हो? छोड़ो ना बेटे, अभी लिख लो बस इसको। अलग अलग था ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका भी 50,000, इसका भी 50,000, और कैश का भी 50,000 कह सकते हो। अभी मुझे बताइए, पहले आपको समझ आई है बात, आगे सुन लीजिए बात को। जैसे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में रेंट आता है, मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ, तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? समझ रहे सर? हम लोगों ने ना कैश की बातें कर ली है बेटा, मैं बस कुछ है नहीं कैश में बोलने को, फिर भी क्योंकि मैं कोई एक एग्जाम्पल बनाना है तो मैं बना रहा हूँ। सर कैश का एक एग्जाम्पल बना के दे दो। तो ये लो जी, मान लो ए ने बी को गिफ्ट करा, तो ये ए की केस बना रहा हूँ और इसी में ही आपका रिजॉल्व हो जाएगा। ए ने बी को गिफ्ट करा, क्या आप बता सकते हो कैश गिफ्ट है कि कौन सा है? ऑब्वियसली कैश है, मैं उसके नीचे ही बना रहा हूँ 30,000। डी ने बी को गिफ्ट करा 15,000, और एक्स ने बी को गिफ्ट करा 5,000। आप मुझे बताइए, इन द हैंड्स ऑफ बी टैक्सेबल कितना होगा? नॉन टैक्सेबल है। सर नहीं होगा ना, चलो समझ आ गया ये क्या करा मैंने। और अगर मैं एक और केस बना दूं, केस नंबर बी, ए ने बी को गिफ्ट करा 40,000, सी ने बी को गिफ्ट करा 15,000, डी ने बी को गिफ्ट करा 8,000। इन दी हैंड्स ऑफ बी 63,000 टैक्सेबल है। कितना आ रहा है? 63,000। क्यों जी, समझ आ गया आपको? ये बात तो कर ली ना हमने गिफ्ट में, कैश का क्लियर है सबको? आइए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मूवेबल के अंदर।
मूवेबल के अंदर सर जी फ्री गिफ्ट की लिमिट अलग होती है, इनएडिक्वेट अलग। सर ये होता क्या है, आइए जरा देखते हैं। मान लो ए ने बी को ज्वेलरी गिफ्ट करी है और ज्वेलरी है 40,000 की। अगर सिर्फ इतना ही है, आप बताइए टैक्सेबल? नो सर। नॉट टैक्सेबल। लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है। सी ने बी को, इट्स नॉट नेसेसरी ज्वेलरी है, चलो आप मतलब चलो ऐसा सोच भी नहीं रहे होगे, ठीक है, ज्वेलरी 15,000। अब ये केस टोटल में है, अब बताइए कितना टैक्सेबल होगा? 55,000 taxable. 55,000 इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर बी कितना टैक्सेबल हो गया बेटा? क्योंकि सर जी 50,000 से ऊपर चली गई है प्रॉपर्टी। मेरा आपसे सवाल, ए ने बी को 30,000 कैश दिया और ए ने बी को 30,000 की ज्वेलरी दी, टैक्सेबिलिटी बताइए। No taxable. तो मैं आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग बिठा रहा हूँ कि जब तुम्हारे सवाल, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे दिमाग में कैटेगरी होनी चाहिए, कैश की कैटेगरी अलग बनेगी, काइंड के अंदर फ्री वाली कैटेगरी अलग बनेगी। 50-50 अलग है। अगर आप दोनों का टोटल करके बोल दो 50 और, तो गलत नहीं हो गया एनालिसिस सारा का सारा? तो आपके सामने जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये 5 कैटेगरी बनानी पड़ेंगी। अभी आप समझ रहे हो क्यों बना रहा हूँ ये टेबल सारी चीजें? आइए सर, इनएडिक्वेट होता क्या, आप ये बताओ। इनएडिक्वेट होता है बच्चे, ए ने बी को ज्वेलरी दी जो कि 1 लाख थी, ए ने बी को ज्वेलरी दी फॉर 1 लाख और बी ने ए को पे करा है 70,000। ओ माय गॉड, इज इट फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन? ऐसे तो आप बोलोगे सर इसका मतलब तो ये, अगर हम कोई चीज खरीदने जा रहे हैं और अगर हमने डिस्काउंट ले लिया तो वो तो इनएडिक्वेट ही हो रहा है, ये तो टेक्निकली यही तो हो रहा है। रिलेवेंट आ जाती है अमाउंट। लेकिन इसका अमाउंट तो सर रिड्यूस कर सकते हैं, लाख का 70,000 कि अगर जैसे मेकिंग चार्जेस नहीं लिए, अगर रिश्तेदार को बेच रहे हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट दे दिया, हाँ। 1 लाख का 70 तो आराम से हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो टेक्निकली आप अपने डे टू डे लाइफ में अगर गोल्ड खरीदने गए हो, 6 लाख का गोल्ड खरीद रहे हो आप, हो सकता है वो 5-50 का दे दे आपको, हो सकता है ना। मैं कह रहा हूँ 10 लाख का गोल्ड खरीद रहे हो आप, 9-20 का नहीं मिल सकता आपको, 9,20,000 का हो सकता है मिल जाए सर, क्योंकि मेकिंग चार्जेस जनरली 18% होते हैं। तो ये तो सर डे टू डे ही हमारे डिस्काउंट पे ही घुस गए, ये तो बेटा घुस तो गए यहाँ पर, इतना अप्लाई नहीं हो पाता जिंदगी में, समझ रहे हो? कौन देख रहा होता है मेरा इतना डिस्काउंट है तो गिफ्ट बन गया, समझ रहे हो? और भी थोड़ा सा डेवलप करूंगा, बट अभी हम ज्वेलरी पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। आप मेरे को बताइए, मेरा सवाल ये है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? आपको देख रहा 30,000 है वैल्यू, क्योंकि टेक्निकली 1 लाख की चीज को यू एंड अप पेइंग 70,000, तो आपको जो बेनिफिट है वो 30,000 का बेनिफिट है। नॉन टैक्सेबल होगा ये। अभी अच्छा, अगर सिर्फ इतना होता तो, नॉन टैक्सेबल है। अगर सिर्फ इतना होता तो नॉन टैक्सेबल हो जाता। आप मुझे बताइए, अगर इसी केस को आगे बढ़ा दूं, ज्वेलरी 1 लाख की, कहीं डाला इसने 85,000 15,000 वैल्यू ऑफ गिफ्ट, टैक्सेबल है तो क्या? तब भी नॉन टैक्सेबल होता, 45 होता। सोच के बताना, देखते हैं किसमें है कितना दम, आज देखेंगे हम। ये केस दे रखा आपको, 3 पॉइंट दिया मैं कि बी को 3 बार ज्वेलरी मिली है। मेरा आपसे सर नॉन सवाल, टैक्सेबल होता, कुछ taxable क्योंकि है। non taxable section है और इनएडिक्वेट का अलग टैक्स है। टोटल तो ज्यादा बैठ रहा है पर लेकिन सर फ्री है बट सर हाँ, अलग अलग है, अलग है वो, नॉन टैक्सेबल होता है। हाँ अलग है। तो अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि बी को बस ज्वेलरी मिल रही है, फ्री गिफ्ट का अलग कैटेगरी है, इनएडिक्वेट की अलग कैटेगरी है। और आगे सुन लीजिए बात को, अगर मैं बोलूं बी ने इसको पे करा 10,000, टैक्सेबल हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? सर 30,000 तो आप मुझे बता दीजिए। सर टैक्सेबल होगा 75,000। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी क्या होगा सर जी? 75,000। 75,000। कहिए साहब, समझ आ गया आपको पूरा का पूरा?
50,000 कैश के लिमिट है, 50,000 फ्री गिफ्ट के लिमिट है, 50,000 इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिमिट है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक इंसान है उसको 40,000 का कैश मिला है, 40,000 का ज्वेलरी मिला है और 40,000 का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ज्वेलरी 40,000 की मिली हुई है, नॉन टैक्सेबल। कुछ भी Non टैक्स क्योंकि taxable. सबकी अलग अलग लिमिट्स है। क्लियर है बच्चे? गुड। हाँ लिख लो मैडम। सर ऐसे तो फिर पर पर्सन एक तरीके से लिमिट तो ज्यादा ही है, बिल्कुल अगर आधा आधा करके वो किसी किसी चीज से लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आयुष जी ऑल क्लियर? पीछे मैडम क्लियर है? आपका क्या नाम है बच्चे? अंजलि। अंजलि की फर्स्ट क्लास है, समझ आ रहा है मैडम? देवेन क्लियर है दोस्त? 31 को टेस्ट है, पता तो है, मैं बोलना चाह रहा हूँ देना है। केबीसी में, केबीसी में अमिताभ बच्चन होता है। वो बोलते तो 30% टैक्स कटता है। हाँ, केबीसी के अंदर जो पैसा कमाते हैं बेटा वो कहाँ टैक्सेबल होता है? वो गिफ्ट होता है क्या? लॉटरी होती है वो, और वो आपने मेहनत से कमाई है, तो वो गिफ्ट के अंदर नहीं आ रही, वो समझ रहे? तो मगर अब सर उसका भी तो 30% कटता है। आ जाएंगे उस पर कभी ना कभी। आगे बढ़ूं? इमूवेबल, ध्यान से सुनिएगा बेटा बात को। सर इसकी लिमिट कह सकता हूं 50,000 पर प्रॉपर्टी है। ओके, ए ने बी को एक लैंड एंड बिल्डिंग, इट कैन बी लैंड, इट कैन बी बिल्डिंग, तो मैं अभी जनरली क्या ले रहा हूं? लैंड एंड बिल्डिंग। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं आईपी लिख देता हूं, आईपी से समझ जाओगे ना। सर जीएसटी में भी गिफ्ट की एग्जेम्पशन है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, हर चीज एक आएगा, एक टाइम आएगा जब सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, सही समय पे सही बात बताई जाएगी, समझ रहे? अभी सही समय नहीं आया होगा। सर जी ए ने बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी। सर ये 50,000 क्या है? मार्केट वैल्यू क्या है ये? इसको बोला जाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू समझाना पड़ेगा आपको। किसी बच्चे को पता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? रजिस्टर कराते हैं तो उस पे स्टैंप लगती है गवर्नमेंट की कि आपका नाम पे चीज होती हाँ, है, उसमें जब अमाउंट जाता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू गवर्नमेंट को जाता है। तभी मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ भाई दुष्यंत सर भी दें गिफ्ट। अच्छा, सर्कल रेट सुने? सर्कल रेट सुने? आपको पता है प्रॉपर्टीज के अंदर ना, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। मैं ना गुड़गांव गया था बच्चे, मेरे को था कि एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है? तो वो प्रॉपर्टी ना मतलब कैसे थी, मतलब वो ना बड़ी सही चीज थी। तो मेरे को थोड़ा इनसाइट देता हूँ। आपके हिसाब से अगर तुम 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदो तो उसमें कितने रुपए का रेंट मिलेगा तुम्हें? यू इन्वेस्ट बेसिकली 2 रीजन, एक तो रेंट आता है और दूसरा प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, जो हम समझते हैं, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। और कोई रीजन आप इन्वेस्ट करोगे प्रॉपर्टी में? प्रॉपर्टी में से मतलब बिल्डिंग बनी है खाली लैंड नहीं, बिल्ड लैंड और बिल्डिंग दोनों। कंप्लीट एचडीवी सीट कंसीडरेशन होती है, हम्म, सीट कंसीडरेशन होती है एचडीवी। सर 50 to हाँ 65 तो वही उसी पे ही आऊंगा। अगर रिस्क बहुत कम होता है। पीछे बात मत करो बेटे, इधर भी चारों बातें कर रहे हो, कहीं कंसंट्रेशन खराब होती है, मत किया करो बातें। हाँ जी, मेरे को बताइए, अगर आप मैंने सोचा था कि यार मैं ना एक बिल्डिंग परचेज करता हूँ और वो ना कितने रुपए की थी? 1 करोड़ की। मेरा आपसे सवाल है, आपकी समझ क्या कहती है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे कितना रेंट आ जाता है? 50 to 65,000
20-25 अराउंड हाँ, आपने लास्ट 20-25 हजार 20-25 हजार से ज्यादा नहीं आता भाई। नहीं सर और आते हैं। नहीं सर ज्यादा आएगा। ज्यादा आएगा सर। कौन सी? सर अगर बता तो बिल्डिंग रहा हूँ 50,000 सर आराम से आएगा। 50,000 आराम से आएगा। तुम्हें आइडिया ही नहीं है, तुम्हें आइडिया ही नहीं है। हाँ तो मेरे को वो एरिया बता जहाँ पर 1 करोड़ की बिल्डिंग पर आ रहा है, मैं खरीद रहा हूँ। हाँ मुश्किल, अगर बहुत अच्छी बनी होगी ना तो जाके शायद से कोई 30 दे देगा कि किसी को बेनिफिट है लोकेशन का। वैसे नहीं मिलेगा भाई। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में 60,000 आता है मैं बताता हूँ। 2.5 करोड़ की सर प्रॉपर्टी। मेरे भाई की खुद की है 1 करोड़ 20 लाख की, उस पे 45,000 एक को दे रखा, 25,000 एक से लेता। कहाँ पर है लोकेशन? संगम विहार में। मेरे सामने बात कराइए। अच्छा फिर ऐसे फ्लोर्स हैं? फ्लोर नहीं है, पूरा लैंड 180 गज, और अभी उसने 180 गज की वैल्यू तू मुझे 1 करोड़ बता रहा है? 1 करोड़ सर 1 करोड़ 180 गज पता है कितना आता है? 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की वैल्यू है। अरे सुन तो लो, 1 करोड़ नहीं बता रहा, उसने अभी बेची है 1 करोड़ 20 से ऊपर है, अभी उसने 80,000 या 90,000 गज के हिसाब से बेच किया, आधी होगी। तू तो बेची है ना? बेची में वैल्यू था, उसके लिए रेंट इतना आता था। प्रैक्टिकली कोई कहीं ना कहीं ग्लिच होगा कुछ, समझ रहे? अब मानेंगे। अरे मैं और बताऊं, एक नहीं है, और बताऊं सर मैं बता रहा हूँ सर। छोड़ो अब ठीक आपको है, पता नहीं होती है अभी। तुम्हें आइडिया ही नहीं है, तुमने दुनिया देखी नहीं है तुमने। सर 25 लाख का घर मकान है, इसका लोग ये कुछ अलग ही बताएगा। 22,000 मिल जाते हैं। अरे उसका खुद का रेंट का काम है। भाई तेरे सर में बहुत गहरी चोट लगी है। अरे सर उसने 4 फ्लोर बनाया है, हमने बनाया है, उसको 10,000 में चढ़ा दिया भाई तू नॉर्मल नहीं है अभी। है। नॉर्मल है। 25 लाख पे 22,000। मैं तेरे को अभी के अभी बोल रहा हूँ, अगर तू सही बोलता है अभी के अभी मेरे को दिलवा दे। अभी क्लास घर है, वो कर कहाँ मेरा रहेगा? खुद का घर है, 2 छत पे इन्होंने ऐसा तो लगा नहीं रखा, गिर गया छत से। 25 लाख का घर है, 22,000 किराया सर है। किराएदारों ने इसे मारने की कैसी कोशिश बात कर दी। और बताओ फर्स्ट फ्लोर में 3 रूम है। बस वो छत पे भूत रहता है जो धक्का दे देता है। हाँ 25 लाख पे 20,000। क्या है तुम, क्या तुमको क्या लग रहा है ऐसे होता है? ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है चलिए समझिए एक बार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर 2 से 2.5 करोड़ कम से कम वैल्यू होती है ना, तब जाके 60,000 किराया होता है। ठीक है, और वो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ ठीक एरिया पे। ठीक है 60,000 एक तक। चीज मेरे को एक क्वेश्चन है, आप इतना बता रहे हो, अगर नॉर्मल अलग एरिया हुआ तो मार्केट वैल्यू अगर अलग है वहाँ पे, जैसे मार्केट टाइप एरिया ले आप रेजिडेंशियल, तो जब मैं 1 करोड़ बोल रहा हूँ तो मार्केट वैल्यू हो गई ना अभी वो। तो जिस चीज की मार्केट वैल्यू 1 करोड़ है वो इतना ज्यादा नहीं देगी तेरे को रिटर्न। समझ रहे? आइए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। 1 करोड़ की बिल्डिंग पे ना मोटा मोटी कितने रुपए किराया आता है बेटा? 30,000। हाँ 1 करोड़ के रुपये टैक्स थोड़ा निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है 1 लाख रुपए। ठीक है वो अलग चीजें, बहुत अलग लॉजिक पे होगा। ठीक है आप एक चीज समझिए, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं बोलता हूँ। अगर 1 करोड़ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 30,000 रुपये रेंट मिलता है। आपको मालूम है अगर 12 महीने आप उस पर कमाओगे तो कितने रुपए आएगा? ये आपको पता है कितने % बना? 3.6%, लोअर देन योर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। तो आप अपने दिमाग में ये मत सोचिएगा कि एक इंसान अपना पैसा बैंक से निकाल के जब प्रॉपर्टी में डालता है तो उसको रेंट ज्यादा मिलता है, इंटरेस्ट से नहीं मिलता भैया, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, बता रहा हूँ मैं आपको। सर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, वो इस वजह से मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो सही है, नहीं बढ़ी तो कोई बड़ी बात नहीं होती। ये जितने भी आप गुड़गांव नोएडा में देख रहे हो ना कितने खुले हैं। रेट नहीं है, हाँ जी रिवैल्यूएशन होने में ऐसा कोई फिक्स्ड रेट नहीं है, कभी कभार बहुत ज्यादा भी रिवैल्यू हो जाती है लैंड। वो तो डिपेंड मैम, वो एक ऐसी चीज होती है जो आप ओवरसी नहीं कर सकते। हर इंसान प्रॉपर्टी, ठीक है, दो अलग बातें हैं, वो प्रॉपर्टी के अंदर वो दूसरी चीज है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ इट इज 3.6%, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इससे ऊपर का किराया नहीं उठा पाओगे तुम। ठीक है, आपको ये लग रहा है ना कई जगह पे होगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब बोलो 50,000 किराया तो उसकी 1.5 से 2 करोड़ वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी करके हो जाता है, जैसे उसकी वैल्यू भी तो ज्यादा होगी ना, वो 1 करोड़ की थोड़ा ना होगी। जैसे 80,000 दे रहे हैं आप, 2 करोड़ का 80 चल में, हाँ हाँ, क्योंकि थोड़ा सा वो लोकेशन और उसका फर्क आ जाता है। ठीक है, नहीं आप वो नहीं बता रहे थे, अलग बात होती है वो। मैं आपको बताता हूँ, यही अगर इतना ही एरिया मैं अग्रवाल स्वीट्स के वहां लूंगा ना तो मेरे को बहुत ज्यादा मिलेगा वो।
बट एट द सेम टाइम आप सुन लीजिए बात, उसकी सेल वैल्यू भी ज्यादा है। हाँ तो मैं बेस तो 1 करोड़ पकड़ रहा हूं ना, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं आपको। मैं तुम्हें ये बताता हूं, यहां पे अगर मैं किराया दे रहा हूं 60,000, तुम बता दो मेरे को यहाँ की वैल्यू क्या होगी। मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं पूछा किसी से। मेरी समझ ये कहती है बेसमेंट होगा ये 2 करोड़ का होगा ये। अब अगर मैं अग्रवाल स्वीट्स पे जाता हूँ, इतना ही एरिया, वो मुझे 1,20,000 किराए पर कहता है, कह रहा भाई साहब लेना तो लो, नहीं लेना तो ना लो। आपके हिसाब से कितने रुपए की प्रॉपर्टी होगी वो? कम से कम 4 4 करोड़ की होगी वो। तो मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो रेंट बदल रहा है ना, समझ रहे हो। आपको पता है डोमिनोज, वो जो मैकडोनल्ड्स के बाहर ना इतना सा वो जो मार्केटिंग का वो होता है, उसकी वैल्यू पता है कितनी है? कितना लगता है उस पर अगर मैं एडो जंक्शन ले पाऊँ तो? सोचो कितनी होती होगी। सर रोड में तो करीब करीब 2 लाख सर वो जो व्यक्ति के बगल में टीवी उसको सर सर पे चोट लगी हुई है इसके, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा उससे। ऐसा नहीं लगे 2 लाख रुपए नहीं है उसकी, ठीक है। उसकी वैल्यू मतलब वो नेगोशिएट करके 70-80 हज़ार रुपए महीने का, 70-80 हज़ार रुपए सिर्फ एक पोल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, 80 हज़ार। दैट्स सेपरेट। मैं वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं आपको प्रॉपर्टी का बता रहा हूँ। मोटा मोटी 3.6% रेट होता है। आगे सुन लीजिए, मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा था, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे को एक प्रॉपर्टी थी अर्जनगढ़ में है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको प्रॉपर्टी से रेंट ज़्यादा कमाना है ना, कैसे कमा सकते हो। आपको ना एक प्रॉपर्टी उधर ना क्या था, लैंड जो है ना वो 60 लाख का था, ठीक है। और अगर उसके ऊपर स्क्वायर फुट क्या था? हाँ जी कितना था लैंड, ये पूछ रहा हूँ। कम था, 60 गज होगा ये, 60 गज या ऐसे 70 गज ऐसे करके। तो मुझे लैंड की वैल्यू कह रहा था 60 लाख, और उसने कहा था आपको अगर सिर्फ लैंड लेना आप सिर्फ लैंड ले लो, ठीक है। और मैंने कहा अगर बना हुआ प्रॉपर्टी है, तो उसने कहा 4 फ्लोर बने होंगे, 4 फ्लोर, 5 बना दी। जो भी बात है अभी, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। हाँ वो लोअर ग्राउंड वो होता है, अपर ग्राउंड होता है, ठीक है। तो आप मुद्दे की बात समझिए। उसने बोला था अगर ये 4 फ्लोर बने हुए लोगे तो ये 1 करोड़ की पड़ेगी। और क्योंकि वो गुड़गांव के पास है ना, तो नीचे वाले का किराया कह रहा था 20,000 बड़ी आराम से चढ़ जाता है। यहाँ पे कह रहा 18 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, ऐसे 4 फ्लोर उसने मेरे को कह रहा है ये 12। मैंने कहा ये तो आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो। मेरी तो समझ कहती थी कि 1 करोड़ के ऊपर इतना ही रेंट आता है, बस 30-32 हज़ार रुपये। लेकिन आप प्रॉपर्टी से कैसे कमा सकते हो, अगर प्रॉपर्टी का एरिया कम है ना, उस पर फ्लोर्स बनाकर, तो उसका क्या हो जाता है, उस पर रेंट बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वो कह रहा था, फिर मैंने उससे समझा था पूरा डायनामिक्स, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं 60 लाख का लैंड लेता, मेरे को पर फ्लोर मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 40 या 50 लाख लग जाती। मुझे दिख रहा था 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 में, पर रेंट कितना बन रहा था मेरा, 50-60 तक तो बन ही गया। अब देख रहे हो 20 और 30, और इसको भी अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर लूँ तो मोटा मोटी 55 तो बैठ ही रहा है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जिस पर अगर आप 1 फ्लोर लेते हो उस पर 30,000 है, लेकिन अगर आप एक लैंड लेके या ये भी 1 करोड़ की जैसे अगर मिल रही है, तो उसका रेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और मैं आपको मल्टीपल फैक्टर्स बता रहा हूँ, वो इसलिए भी था क्योंकि वो गुड़गांव के पास था, समझ रहे हो। तो उधर सारा ना वही से सेटअप था कि जो लोग एम्प्लॉइज हैं वो उधर रेंट पे रहते हैं। उधर फैमिलीज नहीं रह रही थी ऐसे ज़्यादा, कोई बोले कि रेजिडेंशियल पूरा वैसे रह रहे हैं। जनरली बहुत लोग कॉर्पोरेट के अलग अलग स्टेट से इधर यहाँ रहते हैं, तो रादर देन पीजी लेने के बजाय वो ऐसे घर ले लेते हैं 20,000 के किराए पर, समझ रहे हो। तो ये बहुत सही चीज़ थी। अब उस बंदे ने मेरे को क्या बोला था, अगर मैं उससे खरीदता, मान लो मैं 1 करोड़ की खरीद रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है, वो ये दिखाता है कि उसने मुझे 1 करोड़ की बेची है। मैंने कहा यार 1 करोड़ ऐसा करता हूँ, इसको 50 मैंने सोचा था, मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, मैंने क्या सोचा था कि बढ़िया भाई लोन ले लूँगा, दे दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से रेंट आता रहेगा। लंबी कहानी है, वो सारी बातें अब साइड करते हैं, मुद्दे की बात पर आता हूँ। वो कह रहा भाई साहब देखो अगर आपको खरीदनी है तो पेपर बनेंगे 50 लाख के, कि मैंने आपको बेची कितने की है, 50 लाख की, 50 लाख आप ब्लैक में लेकर आओगे सर। मेरे कहने का मतलब है
अगर आज मैं बेसमेंट खरीदने की बात करूंगा ना, और अगर 2 करोड़ की है, तो 2 करोड़ में बैंक टू बैंक ट्रांसफर नहीं कर सकता। कहेगा भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, होगा 2 करोड़ में से 1 करोड़ का पेपर बनेगा। ऑन पेपर वर्क हम ये दिखाएंगे कि मैंने आपको कितने रुपए की बेची है, 1 करोड़ की। मैंने कहा बहुत अच्छे इंसान है, इतनी सस्ते बेच रहे, कह रहे सस्ते में नहीं बेच रहा। आप 1 करोड़ बैंक के थ्रू दोगे, 1 करोड़ कैश में दो। आप मुझे बता सकते हो क्यों कर रहा होगा वो जो सेलर? स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए। स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए एक बात है, दूसरी इनकम टैक्स के एंगल से आप बात सुनिए। कम टैक्स वो टेक्निकली इनकम टैक्स वालों को दिखाएगा कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी कितने की बेची है, 1 करोड़। क्योंकि पेपर 1 करोड़ का बनेगा, लोन में 1 करोड़ का लूंगा, तो बाकी क्या होगा मेरे को कैश। अब मेरा आपसे सवाल है, फिर इनएडिक्वेट में नहीं जाएगा अगर गवर्नमेंट पता ही नहीं होता, पता ही नहीं होता। अच्छा मैं आ जाता हूँ, नहीं इनएडिक्वेट नहीं है, अभी हम कंफ्यूज, अभी क्लैरिटी दे दूंगा। ये जो 1 करोड़ जो कह रहे हैं ना पेपर वर्क है, दैट इज द सर्कल रेट। सर्कल रेट क्या होता है? गवर्नमेंट कहती है इससे नीचे तुमने अगर बेचा तो हम मानेंगे ही नहीं तुमने इससे नीचे बेचा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी होता है ना, इससे नीचे का रेंट मैं मान ही नहीं रहा, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी तरीके से स्टैंडर्ड नहीं, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। पर उस उधर मत जाइए। अभी सरकार कहती है हर प्रॉपर्टी का एक वैल्यू डिफाइंड है। अगर आप मुझे बोलोगे ना कि उससे नीचे बेचा है, मैं नहीं मानूंगी भाई। यानी कि अगर इसके पेपर आज 10,000 रुपए के बन जाए, सरकार मान जाएगी? आपने कहा सर 1-1 करोड़ क्यों कर रहे हो, 1 लाख की बेच दो उसको, बोलने को सारा ब्लैक में दे देते। सरकार बोलेगी ऐसे नहीं होता, इस प्रॉपर्टी का एक सर्कल रेट है, इस प्रॉपर्टी की एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और वो है 1 करोड़। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है, दिस इज द रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट। इसके नीचे आप नहीं बेच सकते। आप बेच रहे हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं यही मानूंगा आपने 1 करोड़ की बेची है, तो कैपिटल गेन में सेल कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी? 1 करोड़। इसलिए जितनी भी डील्स होती है मार्केट के अंदर, वो सर्कल रेट पर होती है, उससे मार्जिनली ऊपर पर होती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो सर ये जो 50,000 है, ये मैं मार्केट वैल्यू की बात कर रहा हूं या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू? मेरा आपसे सवाल है, ए ने बी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55,000। पूरा केस सुन लेना पहले। ए ने बी को एक और इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है और उसकी स्टैम्प वैल्यू है 30,000। मेरा आपसे सवाल है, बी के हैंड में कितना टैक्सेबल होगा? 85। बी के हैंड्स में कितना टैक्सेबल होगा? 55। नहीं, पर प्रॉपर्टी है ना। पर प्रॉपर्टी है 55 होगा। पहला वाला केस। आदित्य जी, पहला वाला केस टैक्सेबल होगा? आदित्य, पहला केस टैक्सेबल होगा क्यों? रीजन? 50,000 क्रॉस कर गया वो। कोई बात नहीं, पूछता रीजन है ना। हाँ प्रॉपर्टी बताओ बताओ। हाँ तो कितना कितना है? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? हम कौन सा केस कर रहे हैं, ये वाला या ये वाला? पहले वाला। हाँ तो बता टैक्सेबल होगा नहीं होगा? होगा। कितने रुपए? पूरा का पूरा 55,000 टैक्सेबल होगा। मेरे को बताइए दूसरी वाली प्रॉपर्टी का क्या होगा? नॉट टैक्सेबल। टैक्सेबल होगा नहीं होगा? नहीं होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 30,000 सर बट टोटल एक्सीड। भाई साहब बोल तो दिया आपको पर प्रॉपर्टी है। मुझे बताइए यहाँ तक आपको क्लियर है? आपको बस एक छोटी सी चीज बोलता हूँ ताकि आपका वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मान लो अगर मैं जिस घर में रह रहा हूँ उसकी वैल्यू अगर 3 करोड़ है, अगर मैं उसे 3 लाख की बेचूंगा, सरकार मान जाएगी क्या इस बात को? उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है। समझ रहे हो? इसका मतलब चाहे मैं 1 लाख की बेचूं, लेकिन जब मैं सरकार को दिखाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं सर किसी को जरूरत थी मैंने 1 लाख की दे दी, जरूरत है जो मर्जी हो। सेल प्राइस कितना है? 1.5 करोड़। उसमें से कॉस्ट माइनस होगी और मेरे कैपिटल गेन निकाले जाएंगे। मैं इधर गिफ्ट में नहीं हूँ उसमें कहीं, है तो मैं फ्री में दे रहा हूँ टेक्निकली। यहां तक बताइए, पहले ये बात क्लियर है? अच्छा सर एक बात बताओ, अभी बेटा सवाल थोड़ा पेचीदा होने वाला है। ए ने बी को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है और उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 80,000। बोलिए क्या कुछ टैक्सेबल होगा? कितना? आई होप आपको क्लियर है। लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूं। हाँ जी सर ये बता दीजिए कि जो 50,000 एक्सीड करेगा 5,000 में टैक्स लगेगा या पूरा टैक्स लगेगा? पूरे वैल्यू पे है।
ये अदर सोर्स में टैक्सेबल है। वो सर पूरा 55,000 है कि उसका मतलब लिमिट के बाद माइनस करके है। 1 रुपए क्रॉस करे तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा ना। जैसे अगर 50,000 एक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो वो एक नहीं पूरा 50 पूरा 50,000 पर है। हाँ, तो ये तो हमने ये वाला एनालिसिस है ना, एंटायर वैल्यू वही चल रहा है, समझ रहे? सर पेचीदार बात अब स्टार्ट होएगी बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे आसानी है। आपके दिमाग में एक अमाउंट फिक्स हो गया, एक लिमिट का, क्या है वो? 50,000। अब मैं आपको कह रहा हूं, मैं लिमिट ही बदल रहा हूं, सबके लिए बदल रहा हूं क्या ना, सिर्फ और सिर्फ इमोरल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, या तो 50,000 होता है या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन विच एवर इज। सर ये क्या बोल रहे हो सर आप? मैं अभी बना देता हूँ एग्जाम्पल से समझ आएगा आपको बेहतर। ए ने बी को इमोरल प्रॉपर्टी दी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 20 लाख, ओके। और बी ने पे करा है 15 lakhs, ओके। मेरा आपसे पहला सवाल, क्या ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है? बिल्कुल है सर। 20 लाख की चीज मिली है बी को, उसने पे कितना करा है? कितने रुपए का इनएडिक्वेट है? तो वैल्यू ऑफ द गिफ्ट बता दो पहले तो। 5 लाख। अब तुम्हारे माइंड की प्रोसेसिंग बताता हूं मैं। तुमने गिफ्ट निकाल लिया, तुम अभी तक क्या करते थे? क्योंकि ये 50,000 से एक्सीड कर रहा है तो इसलिए एंटायर वैल्यू इज, यही चल रहा है ना सिस्टम। पहले गिफ्ट की वैल्यू निकालो और अगर वो 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल, ऐसा ही है ना। अब मैं कुछ बात बदल रहा हूं, आपको दो लिमिट निकालनी पड़ेगी। पहली तो 50,000 ही है, दूसरी क्या है बेटा? 10% ऑफ कंसिडरेशन। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, लाइफ में आपके जिंदगी में इतने प्रोविजन आ जाएंगे आप भूल जाओगे क्या क्या चल रहा था। ये मैं 10% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं ले रहा, मैं 10% ऑफ कंसिडरेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज 10% ऑफ कंसिडरेशन? मेरे को इन दोनों में से कौन सी लिमिट लेनी है? सो माई लिमिट इज 1 लाख। सारी बातें सेम, लेकिन मुझे जब चेक करना है तो अब वो 50,000 से चेक नहीं करना, मुझे किससे चेक करना है? 1.5 लाख से। मेरा आपसे सवाल, गिफ्ट की वैल्यू कितनी? 5 लाख। क्या ये 1.5 लाख से ऊपर एक्सीड कर गया? कर गया तो इसका मतलब क्या होगा? टैक्सेबल। एंटायर 5 लाख विल बी टैक्सेबल। क्यों जी, सही बोल रहा हूं ना? अगर आपको ये बात समझ आती है तो एक और एग्जांपल बनाइए ना, सुनिए ना। एक चीज और है, अगर किसी अमाउंट का 10% निकालेंगे तो हमेशा कम नहीं आएगा ना। इंतजार करिए ना। सर, हाँ जी, यस, अगर किसी अमाउंट का निकालेंगे तो हमेशा कमी तो आएगा। जैसे 22 लाख का होता, वेरी गुड क्वेश्चन। कमी होगा वो हमेशा ज्यादा थोड़ी होगा, टैक्सेबल तो होगा ही होगा। सर एक बार और तो समझ में आया, ये वाला ऊपर वाला। आपके क्वेश्चन पे अगला एग्जांपल में आ जाएगा आंसर। गिफ्ट कितने का है? 5 लाख। दो लिमिट निकालनी है मेरे को, एक तो तेरे को बताइए, दूसरी मैं बोल रहा हूँ 10% फिक्स है, किस चीज का? कंसिडरेशन। इन दोनों में से जो भी हायर है, नाउ दैट्स योर लिमिट। ठीक है। अगर तेरा गिफ्ट तेरी लिमिट से ऊपर है तो टैक्सेबल होगा ना मेरे भाई। तेरा गिफ्ट कितने का है? 5 लाख। अभी तक तू क्या करता था? 50,000 से ऊपर है तो टैक्सेबल। अब मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ? 1.5 लाख से ऊपर है तो टैक्सेबल। ब्रो विच एवर इज हायर है ब्रो। हाँ, अच्छा अब एक चीज दोनों में से जो हायर होगा वो हमारी लिमिट बन जाएगा। ए और बी विच एवर इज हायर विल बिकम योर न्यू लिमिट। सर मेरा आपसे सवाल, ए ने बी को इमोरल प्रॉपर्टी दी
बी ने पे करा 18 lakhs कर दूंगा। 19 लाख। आप मुझे बता दीजिए, पहला सवाल वैल्यू ऑफ गिफ्ट, 1,90,000 दूसरा लिमिट निकाल लेते हैं, चलो लिमिट नंबर ए, लिमिट नंबर बी, लिमिट नंबर ए मैं बता देता हूँ 1,90,000 और टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 1 lakh। वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज 1 लाख। अथॉरिटी डिफाइंड प्राइस, रेगुलेटिव रेट भी कहते हैं उसे। यस, हाँ होता है, मतलब वो प्रॉपर्टी का। ठीक है, और लिमिट नंबर बी क्या है ये बच्चे? 10% तो कंक्लूडिंग लिमिट क्या हो गई मेरी? क्या आपको जो गिफ्ट मिला है वो आपकी लिमिट एक्सीड कर रहा है, तो फिर टैक्सेबल नहीं होगा ना वो। मुझे बताइए क्या आपको समझ आ गया? वेरी गुड। समझना है तो बोलना है बेटे। आप मुझे बताइए क्या समझ नहीं आया? आपको गिफ्ट कितने का मिला? जिंदगी में खुशी, जिंदगी में सरकार तुम्हारे को क्यों परेशान कर रही है? तो खुशी हो रही है। कितने रुपए की खुशी है आपको? 1 लाख रुपए की। क्या आपकी ये खुशी लिमिट से ऊपर चली गई है क्या? लिमिट कितनी है जिंदगी में? लिमिट बच्चे मैंने दो नहीं। अच्छा, इससे पहले क्या होता था? छोड़ दो इसको। इससे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या पॉइंट होता था? 1 लाख है, ये 50,000 से ऊपर गया तो टैक्सेबल। नो, लिमिट चेंज कर दी ना मैंने। वो मैंने एक सिस्टम बना दिया। मैंने बोला कि एक तो 50,000 तो है ही वो लिमिट, दूसरी लिमिट है 10% ऑफ कंसिडरेशन, तो 1,90 आ गया। विच एवर इज हायर, दोनों में से बड़ा कौन सा है? सो दिस इज योर लिमिट। इससे ज्यादा एक्सीड करेंगे तब ये टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल थोड़ा ना हो रहा है। लिमिट कभी टैक्सेबल थोड़ा ना होती है। गिफ्ट टैक्सेबल होता है। गिफ्ट कितने का था? क्या मैं कह सकता हूं दिस इज विद इन द लिमिट्स? योर लिमिट इज 190। समझ रहे हो? दिस इज विद इन द लिमिट। तो मुझे बताइए क्या कुछ टैक्सेबल होगा? सबके अलग निकलेंगे। सिर्फ और सिर्फ फिक्स क्या करा है मैंने? 10% को फिक्स करा हुआ है बस। अगर 18 लाख हो जाता तो हो जाता टैक्सेबल। देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लिखिए। सर ये कोई अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी होगा? पर प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी, पर प्रॉपर्टी। हो जाएगा टैक्सेबल। नहीं 10 नहीं, मैं एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में चला। 50 लाख लिख दूं तो क्या होगा? बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? वैल्यू ऑफ गिफ्ट निकालने का मतलब ये नहीं होता है टैक्सेबल हो रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ गिफ्ट की वैल्यू कितनी है। 3 लाख। नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल। आप 2 लिमिट निकालेंगे। 50 470 है। नॉन टैक्सेबल 470 है। नॉन टैक्सेबल 470 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा ना। एंड कैन आई से द गिफ्ट इज विद इन 470, तो टैक्सेबल होगा कुछ? कुछ नहीं। बताइए साहब, यहाँ तक क्लियर है? ये तक रखते हैं यार। 1 बजे वक्त चालू करोगे सर, 15 मिनट ही रह गए हैं। हाँ ओ माय गॉड, तो ज्यादा हो गया। चलो सर। 11:30 स्टार्ट हुई थी ना क्लास? नहीं, अभी कराऊंगा। 1 बजे मिलते हैं सर, अकाउंट्स की तो क्लास है। अभी करेंगे। तुरंत ही चालू करा रहे हो। ये तो खत्म हो गया ना। हाँ ये अभी नहीं करता, एक क्लास और लगेगी इसमें। अरे तो कहीं ना अगली क्लास में करा। एक दो पॉइंट और बोलूंगा। आज के लिए जो एक अच्छा पॉइंट बोलूंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले लाइफ। मेरा आपसे सवाल है, आप सभी बच्चे इधर फीस दे रहे हो, खाते हो बाहर क्या चाहते हैं आप? मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, आप इसमें कैंटीन चालू करा दो, मना कौन कर रहा है फ्री में? आप सब बच्चे कमा रहे हो क्या? नो सर। नहीं, कोई भी नहीं, नहीं, कोई भी नहीं कमा रहा।
तो आपको फिर पैसा कौन दे रहा है? घर वाले, पापा मम्मी दे रहे हैं, पेरेंट्स दे रहे हैं। इनको घर वाली दे रही है। तो पैसे यार ऐसी है तो गिरे हुए हैं पैसे इनके घर पे तो यार। पेड़ में खिला के आते हैं। तो ऐसा पेड़ हिला देते हैं या पेट्रोल चला देते हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपके पेरेंट्स आपको कंटिन्यूअसली गिफ्ट नहीं दे रहे? गिफ्ट ही तो है। आप बर्थडे पे कहते हो कि मुझे कुछ मान लो क्लोथ्स खरीदने हैं, ड्रेस खरीदनी है, तो पेरेंट्स दिलाते हैं नहीं दिलाते? नहीं दिलाते। सर गिफ्ट नहीं रिटर्न करना पड़ेगा अभी बात। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हारे ऊपर है। कहने का मतलब ये है, क्या एक साल में 50,000 का गिफ्ट मिल रहा है आपको आपके पेरेंट्स से? बड़ी आराम से मिल रहा होगा सर, बड़ी आराम से मिल रहा है। तो 50,000 से अगर एक्सीड हो गया है तो मेरे को बताइए, आपके 50,000 की लिमिट है आपके लिए, तो एक्सीड हो गई तो टैक्सेबल नहीं हो जाएगा? सर क्लोज रिलेशनशिप है। लेकिन हमारी इनकम भी तो नहीं थी, टैक्स कहाँ से दे? हाँ सर। देख, टैक्स लग रहा है नहीं लग रहा वो अलग बात है। मेरी मुद्दे की बात है वो तेरे लिए इनकम है कि नहीं, समझ रहे? बोथ आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। टैक्स लग रहा है नहीं लगा तो अलग है ना। मेरे को ये बता, इनकम है और उस हेड में इनकम है, वो ठीक है, स्लैब का बेनिफिट लेके टैक्स नहीं दोगे तो, बट कंक्लूड इनकम है कि नहीं है। मेरा आपसे सवाल, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर साल का कितना खर्च करते होंगे? मैडम बातें मत करो पीछे। ये सर 60 तो इधर ही दे रहे हैं। 60 लाख इधर ही दे रहे हैं। कितना? हाँ यही कहीं दिखेगा तुम्हें, बाकी तो कुछ नहीं दिखेगा। जो पैसे तुम उड़ा देते हो मॉल में जा जाके ड्रेसेस खरीद लेते हो, पढ़ाई की यहाँ दे रहे हैं सर हम यहाँ। नहीं सर, स्कूल की तो 60 रुपए फीस थी ना। स्कूल की 60 रुपए फीस थी, बस यहाँ 60,000 हो गया। यार तू ना कहीं अलग कहीं इकोनॉमी में काम कर रहा है यार, तेरा कुछ अलग चल रहा है यार। खोपड़ी में लगी है। नाना पाटेकर नहीं करता? मेरे को लग रहा है तू गिरा नहीं है, तेरे को गिराया गया है। सर के लिए जैसे कि ये मारने के लिए 60 रुपए कोई मॉलेज देख लो सर। तुम्हारा जो किराएदार है ना उसी ने धक्का दिया, इतना किराया ले रहा था उससे। 25 लाख पे 20,000 ले रहा था ना। हाँ जी, तो बेटे गिफ्ट क्या होता है बच्चे? आपको कितने रुपए का गिफ्ट मिल जाता होगा? यहाँ के हटा दीजिएगा प्लीज। 2 लाख तो आराम से है ना, 2 लाख तो मेरे हिसाब से बहुत आराम से। क्या आज तक का सोच रहा था क्या? साल का 2 तो नहीं ज्यादा होगा। 2 लाख से ज्यादा होगा ना? कम से कम 7-8 तो होगा। 7-8 लाख? 7-8 लाख तेरे ऊपर क्या खर्चा करते हैं भाई वो? हो जाता है। कैसे? हेयर कट कितने का कराता है तू? तेरे ऊपर क्या खर्चा करना है? 7-8 लाख तो ज्यादा बोल रहा है। नहीं सर अगर नहीं 4 से 5 हजार का अगर शुरू में अगर मैं साल में 3 से 4 खरीदूंगा तो हो ही जाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ का देते हैं खर्चा। ठीक है, डेली का यहाँ का तो तू पिछले 10 साल से दे रहा है ना। 2 लाख मेरे हिसाब से रीजनेबल है। 20,000 में सब हो जाता है बच्चे। चलिए मुद्दे की बात ये सुनिए बात को। आपके पेरेंट्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, आपके हैंड्स में 2 लाख रुपए आ रहे हैं। हो सकता है वो आपको कैश देते हो, बाकी आपको जो करना है, आपको शूज खरीदना, कपड़े, मैं तो कैश दे रहा हूँ ना। आपके पेरेंट्स तो 2 लाख रुपए देते हैं। क्या इकट्ठे थोड़ी देते तो 1-1 रुपए करके देते हैं? नहीं मतलब 2,000। मैडम यहाँ पे तो एग्रीगेट। हाँ मैडम, आप कॉन्सेप्ट ऐसा तो नहीं सोच रहे ना ये एक ही साथ है। साल का पर एनम लिखा हुआ था, तो आप मेरे को बताइए साल का आपको अगर मैं कैश दे रहा हूँ 2,40,000, मान लो आपके पेरेंट्स आपको 2,40,000 रुपए कैश दे रहे हैं। मेरा आपसे सवाल, 50,000 एक्सीड हो गया, आपके लिए टैक्सेबल होगा नहीं होगा? टैक्सेबल का मतलब इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए जरा। एक्सेप्शंस ऑफ 56-10। सबसे पहला पॉइंट, एनी गिफ्ट received from relative of individual origin। ये सुन लो रे आकिब जी, कोई फायदा नहीं है दोबारा ले रहे हो, इस वो सही नहीं हो, बट स्टिल यार इन दी क्लास तो डेकोरम होता है क्लास का। बात करनी है कोई दिक्कत नहीं, बाहर जाओ बात करो, मैं नहीं रोक रहा आपको, क्लास में नहीं करोगे बात, समझ रहे हो?
करा हुआ है नहीं करा हुआ है जो भी है, क्लास में हो तो ये चीज़ नहीं है। रिलेटिव ऑफ क्या लिखा है? रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल या फिर HUF। आप मुद्दे की बात इंडिविजुअल से समझिए, मैं आपको एक रिलेटिव का पूरा ट्री चार्ट बना के दूंगा, कौन कौन आपके रिलेटिव होते हैं, जिसमें आप इतना समझिए आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव हैं, नहीं है हाँ आपके पेरेंट्स आपके रिलेटिव हैं, बच्चे होते हैं वो रिलेटिव होते हैं, ब्रदर सिस्टर, ऐसे बहुत बड़ा एक ट्री चार्ट बनेगा, स्पाउस, तो ये सारी चीजें। एक चीज एक्सेप्शन पर आने से पहले, वैसे मेरे को एक और पॉइंट बताना है, पर चलो मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं डिटेल्ड एनालिसिस नेक्स्ट क्लास में करूंगा। एनी गिफ्ट रिसीव्ड on the occasion of marriage of individual। सोचो बेटे आपकी शादी हो रही है, शगुन मिलेगा, नहीं सोच पा रहा, तेरा पहले दुष्यंत सर। हाँ अच्छा कुछ नहीं हो जाएगी अरे नहीं हाँ। आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर कोई भी गिफ्ट मिलता है ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, आप मुझे बताइए, जैसे मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, आप स्टेज पे खड़े हो, आपकी शादी है, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, सामने कैमरामैन होता है, एक एक करके रिलेटिव आते हैं, शगुन का लिफाफा देते हैं, बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर एक फोटो खींचते हैं, फिर चले जाते हैं। कार्तिक जी कितने खुश हो रहे हैं, मेरे साथ भी होगा एक। समझ रहे हो, ऐसे ही होता है ना। कितने रुपए मिल जाएंगे आपको ऐसे? बहुत सारे। कितने? हाँ डिपेंड करता है लोग कैसे आए ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो जाता है, पैसा इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, मामा चाचा। आपका कितना इकट्ठा हुआ था? नहीं मैंने बोला था नो गिफ्ट्स प्लीज। ठीक है, मामा जो भी आपके क्लोज होते हैं, ताऊजी और ये सब तो 51 हजार ऐसे करके देते हैं। सर कह रहे थे होटल का खर्चा आप निकाल देना। ठीक है, तो ऐसे ना 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है। मेरा आपसे सवाल है, 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, अब मुझे बताइए, एक इंडिविजुअल है, अपनी शादी हो गई उसकी, वो शगुन के लिफाफे गिन रहा है, 4 लाख रुपए इकट्ठे हो रखे हैं, टैक्सेबल हो जाएगा क्या अदर सोर्स में? नहीं होगा। यानी कि जब दुष्यंत सर की शादी होगी और जब उनको पैसे मिलेंगे तो टैक्सेबल है, which brings to very important conclusion, this is how black money is converted into white money। आपको पता है दुष्यंत सर के घर में 50 लाख रुपए कैश पड़ा, मजाक नहीं कर रहा। 50 लाख कैसे? दुष्यंत सर का बर्थडे अरे आधी वादी रखा नहीं रोज नहीं करते, पर आप समझना कैसे होता है। सपोज करो, मान लो कार्तिक, मैं दुष्यंत सर का एग्जांपल नहीं लेता, चलो अभी रिलेट कर दूंगा। मान ले कार्तिक तेरे पास घर में 50 लाख पड़े हैं, उसको बैंक में जाके जमा कर सकता है एक, धीरे-धीरे करके हाँ धीरे-धीरे करके कितना 10,000 इतने में उसकी सही में शादी हो जाएगी भाई। सर एक बार में 45,000 की लिमिट। गुड यार, गुड, मतलब जिंदगी कट जाएगी इसकी। यूज करा जा सकता है ना। हाँ ये 50 लाख वैसे यूज करा जा सकता है कि प्रॉपर्टी का आधा ब्लैक में दिया और बाकी लोन करवा लिया। सर 50 सबको बांट देगा। 50 लाख, हाँ 50 लाख बांट सकते हो रिश्तेदारों को। मान लो रिश्तेदार का है, नहीं जी हम ये सब नहीं करते, सेटिंग असाइड तुम्हारे घर पे 50 है, कोई नहीं मान रहा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का है, कुछ भी, मैं कहानी और नहीं बनाना चाह रहा, 50 लाख को अपने बैंक में जमा कर दोगे क्या? क्यों, ये क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? बातें कर लो बेटे, अगली बार चारों स्टार्टिंग में ही जब क्लास में आओगे एक साथ मत बैठना, एक उस कोने में, कोने अपने डिसाइड कर लो, 4 कोने, लेफ्ट 1 2 3 4, साथ में मत बैठना बच्चे चारों, ठीक है? चलिए मुझे बताइए, 50 लाख रुपए जो है आप सीधा बैंक में क्यों जमा नहीं कर सकते? हाँ सोर्स पूछेगा, कौन पूछेगा? बैंक। आपको पता है जब तुम बैंक में पैसा जमा करते हो ना, बैंक इनकम टैक्स वाले को फोन कर देता है, yes that's a annual information report, But if you because you could be a potential tax defaulter। कैश जमा कर रहे हो आप, कैश कहाँ से है समझ रहे हो? क्योंकि कैश जनरली इकोनॉमी में ब्लैक ही चल रहा होता है, तो जैसे ही आप 50 लाख जमा करोगे, एक बैंक के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है,
आप अगर प्रॉपर्टी खरीदते हो तो रजिस्टर ऑफ प्रॉपर्टी का और ऑब्लिगेशन है। अगर आप ज्वेलरी ज्यादा की वैल्यू की खरीदते हो तो वो ज्वेलरी वाला ही बताता है इस बंदे ने खरीदा है। और नहीं बताएगा तो वो भी डिफॉल्ट वो फंसेगा बिल्कुल, एक रिपोर्ट जाती है। रिकॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप समझिए, अगर आप सीधा 50 लाख बैंक में जमा करोगे आपको नोटिस आएगा ही आएगा, गारंटी ले लो। और वो नोटिस में आएगा आपने 50 लाख जमा करे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा करा था। सोर्स बता दो। सोर्स बता। एक doubt- कार्तिक जी क्या सोर्स बताएंगे आप? अगर मैं बोलूं कार्तिक के अगर एक्चुअल में वो कमाता है और वो एक्चुअल में सरकार को दिखा रहा था कि हाँ मैं कमाता हूँ, कैश में खाता हूँ, तो क्या हो गया उसमें? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आप सोर्स जस्टिफाई करिए, आप 500 करोड़ डालिए बैंक में, कोई नहीं रोकेगा आपको। आप अपनी रिटर्न में दिखाइए मैं 500 करोड़ कमाता हूँ, 1 साल मैंने काम करा, मेरे घर में पैसा पड़ा, मैंने बैंक में डाला, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा क्या, वो दिखा रहा होगा मैं 6-7 लाख रुपए कमाता हूँ। जैसे आप 5 लाख कमाते हो, घर में पड़ा होगा 50-60 लाख। समझ रहे हो? तो वो दिखा रहा होगा अपनी रिटर्न में 6 लाख कमा रहा हूँ, 50 लाख वो फंस जाएगा, तो इसलिए कभी भी बैंक में नहीं जाएगा। तो जो भी इंसान घर में पड़ा हुआ कैश अगर बैंक में नहीं डाल रहा तो वो इसलिए नहीं डालता क्योंकि उसने दिखा नहीं रखा उसको, पहली बात। दूसरी बात, नाउ यू हैव द ऑप्शन, आप शादी कर लीजिए। सर इस बीच में पर एक डाउट क्लियर। ध्यान, हाँ बोलो। सेविंग का है, करंट का है, दोनों की अलग अरे एक ही बात है मतलब यार, एफडी भी होती है, रिकरिंग होती है, बैंक के अंदर यार बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आ गया ना। आप अगर शादी कर लेंगे, कार्तिक कह रहे सर शादी करने से क्या होगा, मैं कहूँगा फर्जी शादी करना ही। फर्जी शादी में क्या कर, वो वाला अकाउंट में डाल एक बार सुन लो बात को, फर्जी शादी में क्या, हाँ जी ऐसा होता है मैडम, तुम क्या चोरी करना सिखा रहे हो हमको? ठीक है। सर अगर सच में करेगा तो फिर उस पर केस है। सच में मतलब सच में शादी कर ली और फिर बाद में बोल दिया मैं तो टैक्स प्लानिंग कर रहा था। हाँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, किसी की लाइफ ऐसे खराब नहीं करनी है, ठीक है, कि मतलब तूने सही में कुछ ऐसे शादी करी और उसके बाद टैक्स बच गया, फिर तूने मैडम को बोले टाटा बाय टैक्स प्लानिंग कर, ऐसा नहीं बोल रहा मैं। फर्जी शादी का मतलब क्या होता है, चल रियल में कर ले, ठीक है, ठीक है मैडम, अब ठीक मेरे को है, छोड़ ही दो, आप कोई और पकड़ लो। ठीक है। रियल में अगर ये शादी करता है तो कितने गेस्ट आएंगे, जदीद भाई में ज्यादा ठीक है। रियल में अगर ये शादी करता है तो जनरली कह सकता हूँ लड़का लड़की साइड 400 लोग होते हैं। लेकिन मैं इसको बोलूंगा तू ना एक ना बैंक्वेट या फार्म हाउस बुक कर, उसकी ना गैदरिंग होनी चाहिए 2000 लोगों की। लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे, इनकम टैक्स वाला नहीं देखने आ रहा, समझ रहे हो। और मैंने बोला जिसको बुलाना है ना तू एडू जंक्शन से लिस्ट ले, पुराने सारे बच्चों को बुला। हो सकता है ना अगर कार्तिक की शादी होगी तो आप सारे बच्चे जाओगे ना, बुलाएगा तो मगर सर बुलाएगा। आपका ही होगा ना, लॉस तो इनका होगा किसका? जो शादी कर रहा है, नहीं, जो शादी कर रहा है वो तो ये है। मतलब कोई कैश का ना। नहीं, एक बार सुनना, ठीक है, अब सुनिए, एक बार कंक्लूड करते हैं बात को, इसकी 400 से ऊपर की गैदरिंग नहीं थी लड़के लड़के की मिलाकर। मैंने इसे बोला कार्तिक रुक जा, तेरे पास जो 50 लाख कैश है ना, मैं एक टेक्निक है वो तेरे को बता देता हूँ। उसने कहा क्या टेक्निक है? मैंने कहा तू जहाँ शादी कर रहा है वहाँ करता रहे, ठीक है, लेकिन वो जो बैंक्वेट होना चाहिए ना वो 2000 की गैदरिंग का होना चाहिए, ठीक है। हालांकि गैदरिंग तो इतने में ही है पर ये एरिया खाली है, गेस्ट को कितना अजीब लगेगा सर, करे इतने सारे। पर मैंने उससे बोला कि कार्तिक जिसको जानता है ना पूरे कालका जी में कार्ड बांटना शुरू कर दे। लाइन से जैसे वो मूवी थी ना, वो अक्षय कुमार की साइकिल पे कार्ड बांटता है, 500 रुपये लेकर आई हो, ठीक है। कह रहे सर ऐसे क्या फ़ायदा सर, इतने लोग आ जाएंगे खाने का। मैंने कहा तेरे को किसी को नहीं बुलाना, पर तू एक लिस्ट बना ले कि ये सारे लोग मेरी शादी पर आए थे। केटरिंग वाला उसको बोल, देखा अगर तेरे से कोई पूछे तो बोलियो हाँ इतने लोग आए थे, उसको 1 लाख रुपए पकड़ा, बोल तू तेरे को कैसे बोलना है बस। कार्ड ज़्यादा छपवा ले, कौन देख रहा है किसके से घर में क्या जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर, इसके पास ना लिस्ट आ गई मान लो 2000 गेस्ट की, और ये सारे स्टूडेंट थे और हर स्टूडेंट ने इसको 5000 रुपये दे दिए। सर इतना भी नहीं देते। एग्जाम्पल पे तो दे भाई दे। यही पैसे दे रहा है और बता। आप मुझे बताइए टोटल कितने रुपए हो गए? 2000 इंटू 5000, हर बच्चा दे रहा है 5000 रुपया, कितना आ गया? 10 लाख रुपए। इसके पास कितने थे? 50 मैंने बोला 15000 कर दे इसको। हर बच्चा कितने रुपए देगा? 30 लाख, 15,000 तो 30 लाख हो गए। 10 तो कम लग रही है। और आएगा सुनो मुझे एक बार कैलकुलेट करो रे। और आएगा सर। 1 करोड़ हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अपने पास तो 50 लाख पड़ा था, हर बच्चे से कितना लेना है? 2500 2500।
हो गया 50 लाख। 50 लाख हो गया। जैसी तेरी शादी होगी, शादी होने के बाद अगले दिन तेरे को क्या करना है, सारा का सारा कैश जो तेरे घर में पड़ा था जाके बैंक में जमा कर दे। इनकम टैक्स वाले का कॉल आएगा, 50 लाख कहाँ से है? आप क्या बोलोगे, मेरी शादी हुई थी, उसने कहा 50 लाख किसने दिए, उसको लिस्ट भेज दो, उसको लिस्ट भेज दो। खाना खाने आप गया नो अब आप मुझे बताओ, ये सारे बच्चों को फोन करके वो ये पूछेगा सर, तुम्हारे पास 2500 कहाँ से आए? नो सर। क्योंकि अमाउंट इतना छोटा है, वॉल्यूम इतनी बड़ी हो गई, आप समझ रहे हो। और अगर ये एक ही गेस्ट होता, मान लो मैंने ही 50 लाख इसको दिए होते शादी तो में, आपके पास मैं तो फंसता, क्योंकि ये कहता मेरे को सर ने दी, ये तो बच जाता, मैं बच जाता, पर मैं सच बोलता मैं उसी की थी। समझ रहे हो। तो बेसिकली मुद्दे की बात ये है कि जब आप ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, क्या होता है बेटे, एक दो बार ना इनकम टैक्स वाले शादी पे भी पहुंच गए थे, तो वो एक रिचुअल्स होते हैं, वहां तक घुसते नहीं है वो, तो बड़ा प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, तो बेसिकली ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज कोई चेक करने नहीं आ रहा आपकी शादी हो रही है नहीं हो रही, कितना, बस आप फार्म हाउस ऐसा बुक मत कर लेना जिसकी कैपेसिटी 100 और बोल दो 2000 आ गए थे, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी वेल प्लान्ड। तो आप मुझे बताइए, आपकी शादी से पहले जितना भी पैसा आपके पास होगा कैश में, क्या वो बैंक में डल जाएगा? अब आप सोचिए दुष्यंत सर डिले क्यों कर रहे हैं? बच्चे ज्यादा होने के लिए था कि इसमें ज्यादा बच्चे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा नोट बैंक में डाल रहे हैं, अबे खर्चा समझ नहीं रहे हो। तो जिस दिन दुष्यंत सर की अब जब शादी होगी, इतना भी तो प्लानिंग कितना सारा कैश वो दिखाएंगे, ऐसे सारे बच्चे आए, कितना सारा मैं नहीं दूंगा सर को 10 लाख। सर को चाहिए थोड़ा ना, सर को चाहिए थोड़ा ना, सर के घर में है, पर वो उसको डाल सकते हैं बैंक के अंदर। सर की तो नाम भी तैयार है, सारे बच्चों के नाम डालना है। ठीक है, मुझे बताइए, क्लियर है आपको? अच्छा, ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, आप इंडिविजुअल, आपकी शादी है, आपके पेरेंट को कोई 5 लाख रुपए दे रहा है, तो आपके पेरेंट के लिए भी है भाई, इंडिविजुअल जिसकी शादी है सर उसके लिए है ये। मेरा आपसे सवाल, आपका बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी है, उस पर आपको गिफ्ट मिल रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मैरिज की बात कर रहा हूँ। बच्चों का सवाल आ जाता है, सर कितनी शादी, तो इसमें ऐसा कोई लिखा नहीं हुआ, मेरे हिसाब से कितनी भी शादी करके कर सकते। दैट डजंट मीन दैट आई एम प्रमोटिंग इट। हर साल एक शादी सर ये जो इंडिविजुअल है, ये दोनों को डाउरी को टैक्सेबल करना चाहिए। अरे डाउरी नहीं है यार ये, मतलब तेरी शादी हो रही है और मतलब तेरे रिलेटिव तेरे को दे रहे, तो वो डाउरी नहीं है ना। हर साल एक शादी। हाँ जी, ज्यादा, हाँ दे सकते हैं, जेन्युइन केस है। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए अगर रिलेटिव ने दिए हैं, नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं, गाड़ी गिफ्ट कर दी, हाँ हाँ दे दिया, दे दिया। देख सपोज क्या तेरी शादी है, मैंने तेरे को 10 लाख दिए, एकदम जेन्युइन, समझ रहे हो, आपके हैंड्स में क्या वो टैक्सेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन मेरे हैंड में क्यों टैक्सेबल होगा? लेकिन मैं फंस सकता हूँ, सरकार ये कह सकती है आपने इतना बड़ा अमाउंट दिया, व्हाट इज द सोर्स? जो डर होता है ना बेटा, वो है सोर्स बताने का। तेरे हैंड में तेरे को 10 करोड़ मिले शादी पे, तेरे पेरेंट्स तेरे को 10 करोड़ रुपए दे दे, तेरे हैंड में एग्जेम्प्ट है, यानी कि आज अगर तुम अपने घर वालों को बोलोगे 1-1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, चलो, ये क्वेरीज आती है कि आपके ना पेरेंट्स में भी, आप ये जो मैंने आपको आज समझाया ना, ये बहुत ही जनरल क्वेरी है, ये 2-3 साल में आपसे कोई ना कोई पूछ लेगा कि यार मैं अपने भाई को ट्रांसफर कर दूं, कर दे भाई, रिलेटिव है, किसी के लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। लेकिन आप सोचिए, अगर एक फादर अपने सन को 1 करोड़ ट्रांसफर करता है, क्या सन के हैंड में कुछ टैक्सेबल? नहीं। फादर के हैंड में टैक्सेबल? नहीं। लेकिन फोन आ जाएगा, और हो सकता है फादर का सोर्स अगर जस्टिफाई नहीं करा तो उसको अनएक्सप्लेन्ड ट्रांसफर बोला जाता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी कहा जाता है। रेड क्या होती है? आपने रेड मूवी देखी है? उसमें वो अब आप रिलेट कर पाओगे, उसमें क्या होता है, हर जगह पे छिपाया होता है, उसमें उधर सुपर गन मारता है, गोल्ड के कॉइन्स गिर रहे होते हैं, शास्त्रों के हिसाब से कुछ बना रहे होते हैं, सीढ़ियों उसको तोड़ते हैं, उसके अंदर गोल्ड होता है, कुएं में कैश होता है, ऐसे 1000 चीजें निकल जाती है, पिलर्स, पूरा का पूरा सारा का सारा। अगर वो एक्सप्लेन कर दे तो प्रॉब्लम नहीं है, कमाया मैंने। तो टेक्निकली होता क्या, उसके वहां से सामान मिलता है 500 करोड़ का, और अपनी इनकम कितनी दिखाता होगा? 2 करोड़। विल यू बी एबल टू एक्सप्लेन ना? सारी कहानी है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, अगर मैं तुम्हारे घर 1 करोड़ रख दूं और तुम्हारे घर कोई आ जाए तो तुम फंस गए, प्रोवाइडेड तुम ये ना बोलो सौरभ सर ने रखवाया,
तुम कैसे बच जाओगे? तुम बोलोगे ऑप्शन रखो आंसर, और कहाँ रहते हैं, एड्रेस आ गया, वो मेरे पास आएगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं फंस गया। समझ रहे हो? तो अनएक्सप्लेन। और इतनी बात ध्यान रखना, जिंदगी में अगर अनएक्सप्लेन हुआ ना, मान लो घर में 1 करोड़ पड़ा और इनकम टैक्स, ये मेरी पूरी साल की कमाई है। तो सोर्स तो बताना पड़ेगा भाई। अच्छा पूरे साल की कमाई है, तो आप पूरे साल की जो कमाई है वो इनकम टैक्स को बताते हो नहीं बताते? बताते हो। आप रिटर्न भरते हो, अगर आपने रिटर्न में भरा हुआ है तो मजे में रहो, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं भरा हो तो झूठ है ना। तो सर अनएक्सप्लेन ट्रांसफर जो सन के पास होता है, फिर सन से भी टैक्स सन के हैंड्स में एज पर दी प्रोविजन टैक्सेबल नहीं है, होगा ही नहीं। वापस लोगे नहीं लोगे तो फादर सन के बीच की बात है। लेकिन इनकम टैक्स क्या करेगा? इनकम टैक्स फादर को नोटिस भेजेगा कि आपने ये ट्रांसफर करा था 1 करोड़, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप सोर्स बता दो आपने कैसे कमाया था 1 करोड़, नहीं कर पाया फिर देन इट इज टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ फादर। 1 करोड़ रुपए की जगह 2.5 करोड़ निकाल लूंगा तुम्हारे। इतना ध्यान रखना है, जब रेट होती है ना, अगर उसके पास 500 करोड़, तुम कहो क्या हो गया, टैक्स ही तो जाएगा, 500 करोड़ में से 150 ले जाएगा, 1000 करोड़ ले जाऊंगा आपके पास, सब बेच दूंगा आपका, बैंक करप्ट हो जाओगे आप, बर्बाद कर दूंगा। क्योंकि जिस दिन इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई उस दिन आप ये लेके चलो, अगर 1 करोड़ रुपए आपने चोरी करी है 1 करोड़ के टैक्स की, तो मैं तुमसे 2.5-3 करोड़ का टैक्स ले जाऊंगा, पेनल्टी लगा दूंगा, इंटरेस्ट लगा दूंगा, पुराने साल भी खोल दूंगा, बहुत सारी डिटेल निकाल दूंगा। तो जब तक तो वो नहीं आते तब तक नहीं आते, जब आ जाते हैं तो 1 साल के लिए नहीं फंसते आप, तो केस खुलते हैं। मुझे बताइए क्लियर है यहाँ तक? तो सर जी यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग गिफ्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे और क्लोज करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, अकाउंट स्टार्ट करें। ओके बाय 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 एवरीवन, अकाउंट्स के बच्चे यहीं बैठे रहिए प्लीज, अरे सर जाने तो दो, बस खत्म कर देंगे फटाफट। चलो ओके बच्चों बाय बाय। यूज कर रहे थे सर 10 मिनट का अभी? दे दो। शरीर दिख रहा था। ग्रीन स्क्रीन है इसलिए अरे सर 10 मिनट दिख का रहा दे दो ना। बट वो उतना क्वालिटी का नहीं दिख रहा होगा सही से, मिक्स हो रहा था मतलब। बट दिखाता हूँ मैं, देखो। चलो ओके बच्चों बाय बाय। अकाउंट्स वाले बच्चे 5 मिनट में आ जाओ, 10 में आएगा आराम से। 5 मिनट में मेरे हिसाब से ठीक है, 5 मिनट में आ जाओ। क्या टाइम हुआ अभी? एक साथ 1:15 आ जाओ, 1:15 आ जाओ।